बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कृपया आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुद को और अपने आसपास सगे संबंधियों को सबका ख्याल रखिए, और अच्छे से अपने स्वास्थ्य का और अपने पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें आप लोग, क्योंकि इस समय पेंडेमिक बहुत विकट स्थिति में है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छे से रहिए, पॉजिटिव रहिए और सभी का ख्याल रखिए, और कुछ ना कुछ ऐसा खाते पीते रहिए जिससे आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़े। खैर, मैं अच्छा हूँ, आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं। तो भैया ध्यान दीजिए, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी एग्जाम रिलेटेड टू यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, देन आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। यानी आप जैसे अभी आप फ्री क्लासेस देख रहे हैं, तो ये फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं, आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आप फ्री क्लास देख रहे हैं, वैसे ही आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। प्लस के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, यानी आप अपने घर बैठे कंफर्टली क्लास ले सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर आप पढ़ाएंगे, एक एक सब्जेक्ट के चार चार एजुकेटर होते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन और सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलती है, आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं, प्रीलिम कम मेंस की पूरी कंप्लीट तैयारी आपको होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ते हैं तो आपको पूरा का पूरा एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिल जाती है। आपकी बहुत सारे बैचेस चलते रहते हैं, उन बैचेस में भी आप इनरोल हो सकते हैं। जैसे एक देखिए, ये फाउंडेशन बैच है अपर का, 2022 का फाउंडेशन बैच है यूपीपीएससी का, ये 22 अप्रैल से शुरुआत कर रहा है। ठीक है, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। खैर, इसमें मैं भी पॉलिटी लूंगा आगे चल के। ठीक है, ये बैच है आपका, ये यूपीएसआई से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, प्रीलिम से रिलेटेड है। ये 28 अप्रैल, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा एक नया बैच आया है अभी पॉलिटी का, जो कि 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, पॉलिटी का कोर्स। उसमें भी आप इनरोल करके पढ़ सकते हैं अगर आपको कंप्लीट पॉलिटी पढ़नी है तो। ये देखिए, अगर आप अपर की तैयारी कर रहे हैं, लोअर की, आरओ की, यूपीएसआई की, पेट की, लेखपाल की, वीओ की, और ऑप्शनल कोई भी ऑप्शनल, देखिए ऑप्शनल में कुछ ऑप्शनल अपने यहाँ अवेलेबल हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर अपने यहाँ उपस्थित है, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस है, और पबैड है यानी पब्लिक एड है, ज्योग्राफी है। ठीक, ये ऑप्शनल्स अपने यहाँ क्या है, मौजूद है। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड जनरल स्टडीज, तो कंप्लीट जनरल स्टडीज आपको मिल जाएगी, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के एक नहीं, आपको एक से अधिक एजुकेटर मिलते हैं। आपको जो पसंद है आप उस एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये फायदा होता है अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ने का। खैर चलिए, राम राम भैया, सभी का स्वागत है, जय हिंद। ये आपका फी स्ट्रक्चर है। ठीक है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने का। 24 महीने का 8,400 और 12 महीने का 7,000, जिसमें अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर देते हैं VIPUL विपुल 10, तो देन 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है भैया। ये यानी 8,400 रुपए का जो कोर्स है 2 साल का, वो 7,560 का हो जाएगा। इस 7,560 रुपए में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है कि 7,560 रुपए अगर आप पे करेंगे तो आप कोई भी बैच पढ़ सकते हैं, किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। एक वीडियो आप 50 बार, 100 बार, जितनी बार आप देखना चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। तो दिस इज द, हाँ, ये जो है फायदा होता है अनअकैडमी प्लस का। खैर, आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन करिए। ठीक है, तो शुरू किया जाए भैया, आप लोग तैयार हैं? शुरू किया जाए। तो पहला सवाल आपके लिए ये है, पहला सवाल आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड है, यानी संसद से रिलेटेड है। आपके सामने स्क्रीन पर इस सवाल को पढ़िएगा और पढ़ के आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आंसर आपको पोल के थ्रू देना है। आपकी स्क्रीन के नीचे एक पोल दिखेगा, उस पोल में जो है ABCD आएगा, जो आपको पसंद आए उस पर आप टिक कर देंगे और आंसर मेरे तक आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, पहली लोकसभा के विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, यानी पहली लोकसभा के अपोजिशन में जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी वो स्वतंत्र पार्टी थी। सेकंड कह रहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो होता है, जिसको आप लीडर ऑफ अपोजिशन कहते हो, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन को सबसे पहले मान्यता 1969 में मिली। ठीक है, बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा। कह रहा है लोकसभा में अगर किसी दल के न्यूनतम 75 मेंबर ना हो तो उस नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। आराम से पढ़िएगा, खतरनाक सवाल है। ठीक है तो फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट ही है। तीन के तीनों स्टेटमेंट फैक्ट पे ही डिपेंड है। तीसरे स्टेटमेंट में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तीसरे स्टेटमेंट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर आप समझ गए तो आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, बाकी
फैक्ट ही है, आराम से करिए। कौन सा सही है, ये ऑप्शन आपके इधर लिखे हुए हैं, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपके इधर लिखे हुए हैं और पूछ रहा है कौन सा राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सही स्टेटमेंट है। पोल चाहिए, चलिए बताइएगा। अरे वाह, मात्र 57% लोग सही जवाब। अर्जुन ठीक हो गए तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है तुम्हारी? अरे वाह पल्लवी, तुम तो बहुत तेज हो गई, तुम्हारे भी सही होने लगे। देखो, तो इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट पर आते हैं कि पहली लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको बस भ्रमित कर रहा था, है ना। पहली लोकसभा में सबसे बड़ा अब लीडर, सबसे बड़ी क्या कौन सी पार्टी थी भैया? सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी कौन था फर्स्ट? पहली लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1952, 1952 में पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था, और उस समय शायद कम्युनिस्ट पार्टी थी, सीपीआई थी, कांग्रेस नहीं थी। जो है कांग्रेस तो सत्ता में थी, तो कांग्रेस विपक्ष में कैसे हो सकती है पंकज सहनी जी? विपक्ष की बात कर रहा, सत्ता की बात। कांग्रेस तो जीती ही थी चुनाव, कांग्रेस की तो सरकार ही बन रही थी यहाँ का। जो सत्ता में है वो विपक्ष में कैसे बैठेगा मेरे भाई, है ना। तो जो पहली विपक्ष वाली पार्टी थी, दूसरे स्थान पर 16 सीटें पाई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई 16 सीट पाने का विपक्ष, सबसे बड़ा विपक्ष था, ठीक है, 16 सीट पाके। दूसरा कह रहा है कि सर नेता जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन को 1969 में मान्यता मिली। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि 1969 में इनको क्या मिली? अच्छा बताओ, लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या कैबिनेट मंत्री के स्तर की सुविधाएं मिलती हैं? बोलिए जनाब, यस और नो में जवाब दीजिए। लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या कैबिनेट मंत्री के स्तर की सुविधाएं मिलती हैं? यस, ठीक। चलिए आगे आते हैं। लोकसभा में यदि किसी दल को न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो विपक्ष के रूप में उसे मान्यता नहीं मिलती है, अपोजिशन के रूप में मान्यता। अच्छा कितना चाहिए लोकसभा में, कितने परसेंट सांसद होने चाहिए? 10% होना चाहिए। 10% होना चाहिए, तो अगर 10% निकाला जाए तो 55 के आसपास चलेगा ना। अगर 10% निकाला जाए तो 55 के आसपास चलेगा, यानी 55 के आसपास चलेगा ना। यस, ठीक है। तो अगर लोकसभा में किसी भी पार्टी को मिनिमम जो है मिनिमम 10% मिला है, तब उसे अपोजिशन का दर्जा मिलेगा, ठीक है। मिनिमम 10% अगर मिला है, तो यहाँ पर 10% 55 के आसपास होगा, यहाँ 75 लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही होगा? तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकल के सामने आया जो आपको याद रखने? कॉन्सेप्ट ये निकल के सामने आया कि लीडर ऑफ अपोजिशन का सॉरी विपक्षी पार्टी का दर्जा लेने के लिए, यानी अपोजिशन की पार्टी का दर्जा लेने के लिए आपको कितना चाहिए? 10% चाहिए लोकसभा में सीट जीतना। अगर आप 10% सीट जीतोगे तभी आपको विपक्षी पार्टी का दर्जा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि पहली, ये फैक्चुअल सवाल है कि जो पहली पार्टी थी जो आपकी विपक्ष की, पहली लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक। और बाकी ये तो लिखा ही हुआ, ये तो राइट स्टेटमेंट आपको पता ही है। चलिए आगे आते हैं अगले पर। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा, अच्छा एक बात और बताइएगा कि इस क्लास का टाइम मुझे थोड़ा चेंज करना है, रात से हटाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी प्लस की क्लास होती है तो मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो कोई और टाइम सजेस्ट करिए आप लोग। इसमें कह रहा है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि 9 शेड्यूल में डाले गए किसी भी लॉ की वैलिडिटी का परीक्षण किसी भी कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। बहुत बेहतरीन सवाल है यार, बेहतरीन सवाल है। 4 से 5 कर दें, 3 बजे कर दें? सुबह 3 बजे कर दें? अरे वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम आपका चरण स्पर्श करके आपको माफी, अगर मेरी वजह से आपको कभी दुख पहुंचा हो तो। आप क्यों भरी पब्लिक क्लास में आप मुझे बेइज्जत करने आई हैं आज राजमा जी? आपके 3-4 स्टेटमेंट ऐसे आए कि जो सरासर मेरे ऊपर जो है क्या कहते हैं कटाक्ष थे, और मुझे जो है इंसल्ट करने के उद्देश्य से थे। अगर आपका मैंने कभी जाने में अनजाने में दिल दुखाया हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ, है ना।
तो कृपया मुझे माफ कर दें और जो है ऐसा ना बोलें, है ना। जिस तरह से आप बोल रहे हैं हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन और भी लोग हैं यहाँ पर, और भी लोग यहाँ पर हैं, उन्हें लगेगा कि भाई हमारे मास्टर को लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो कल को हमारी क्लास में नहीं आएंगे, ये लोग बोलेंगे मास्टर को इज्जत है नहीं है। हाँ, तो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कृपया अगर आपको कभी बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं। खैर चलिए, इसमें पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बहुत ध्यान से बताना, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक। दूसरा, 9 शेड्यूल में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। अब इसमें बताओ कि कौन सा राइट स्टेटमेंट है, ध्यान से बताना। और वो केस याद है, बड़ा खतरनाक नाम है उसका, उस केस का नाम याद है आप लोग को ना, याद है? अरे वो वाला, हाँ, जिसका नाम बड़ा अजीब है। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्री, यू आर राइट। श्री और अतुल सही बता रहे हैं, IR कोइलो केस, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द I9 शेड्यूल? 9th शेड्यूल को संविधान में बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? 9वीं अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए बनाई गई, लॉज सेव्ड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए कानून बनाओ और कानून बना के 9वीं अनुसूची में रख दो। और 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई गई कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई लॉ बना के हमने डाल दिया, कोई भी लॉ हमने बना के 9 शेड्यूल में डाल दिया, तो इसका रिव्यू नहीं होगा। और उस समय जमीन से रिलेटेड ढेर सारे कानून बन रहे थे, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड ढेर सारे लॉज बन रहे थे, तो लोग न्यायालय में बार बार चुनौती दे रहे थे। तो इसलिए 9 शेड्यूल फॉर्म, पहले संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ। पहले संविधान संशोधन यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में एक नई शेड्यूल इंट्रोड्यूस की गई, जिसका नाम हुआ 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल में अगर कोई कानून डाल दिया जाएगा तो न्यायालय उसका परीक्षण नहीं कर सकता, यानी न्यायालय ये नहीं चेक कर पाएगा कि पर्टिकुलर थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, यानी ये संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं, बोलो, कि किसी भी कानून को संसद 9 शेड्यूल में डाल सकती है। पहला स्टेटमेंट सही है, यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है क्या सच में जुडिशियरी उस पर रिव्यू नहीं कर सकती है? तो ये बात तो ठीक है, जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकती, लेकिन आपको पता है, मूल ढांचे के साथ अगर खिलवाड़ हुआ है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो 9 शेड्यूल को भी रिव्यू किया जा सकता है। और कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला? IR कोइलो केस में। IR कोइलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 9th शेड्यूल का भी रिव्यू हो सकता है, लेकिन 9th शेड्यूल का रिव्यू तब होगा जब कुछ ऐसा कानून बना दिया जाए जो संविधान के मूल ढांचे का हनन करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करे? वायलेट करे, राइट। तो अगर आपसे अब पूछा जाएगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे 9 शेड्यूल रिव्यू हो सकती है, तो क्या बताएंगे आप लोग, यस और नो? बोलिए। नीतू, आपने कोई क्वेश्चन भेजा है? हाँ, आफ्टर, यहां पे तुम्हें बिफोर लिखना चाहिए था, तुम गलत लिखी हो, ठीक है, तुम्हें पूछना चाहिए था बिफोर 1973। बिफोर 1973 जो केसेस डाले गए हैं 9 शेड्यूल में, उनका रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। ये हैम्परिंग से बचने के लिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कितना रिव्यू करेंगे हम, है ना। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कब आया था? केशवानंद भारती केस में आया था। और केशवानंद भारती केस कब आया था? अप्रैल 1973, है ना, अप्रैल 1973। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अप्रैल 1973 के बाद जो लॉज 9 शेड्यूल में डाले गए हैं उन्हीं का रिव्यू होगा बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे। इसके पहले के जो लॉज हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे रिव्यू नहीं होगा, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल थोड़े कठिन है, आपके कॉन्सेप्ट को हिला के रख देंगे। सवाल ऐसे ही होते हैं हमारे क्लास में, ठीक है। हाँ, सवाल बहुत कठिन है, सवाल ऐसे लगेंगे कि ऐसे सवाल पीसीएस में नहीं आते हैं। आई एक्सेप्ट सर, ऐसे सवाल पीसीएस में नहीं आते हैं, ठीक है। आई एक्सेप्ट कि ऐसे सवाल कभी नहीं आएंगे लोक सेवा आयोग में, राज्य वाली में। लेकिन हाँ, इन सवालों को करने से आपके अंदर इतनी समझ मजबूत हो जाएगी, आपकी अप्रोच इतना अच्छा हो जाएगा कि छोटा सवाल भी आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। बड़ा सवाल भी आप आसानी से कर लेंगे, यानी यूपीएससी के भी सवाल आप आसानी से कर लेंगे, और साथ साथ पीसीएस के भी सवाल आसानी से कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है?
तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें एक सवाल में 3 सवाल छुपा होता है और साथ साथ जो है साथ साथ इसमें कॉन्सेप्ट भी होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र बताओ भाई, ये तो बहुत सरल है मेरे भाई, ये तो बहुत सरल ना। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन किसी भी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। बताओ भाई, ये तो बहुत ही सरल है यार। लोकसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है? हलुआ सवाल है आज का, आज का हलुआ सवाल। अरे वाह, एक बात बताइए कि भारत देश में कोई व्यक्ति, ये मान लो एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है चिंटू। ठीक है, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है चिंटू। चिंटू को लड़ना है लोकसभा का चुनाव। अब ये चिंटू भारत की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है, किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। यस। क्या जरूरी है कि वहां का निवासी होना चाहिए? क्या ऐसा कुछ है कि वो वहां का निवासी या उस स्टेट का निवासी होना चाहिए? नहीं। लाइक मोदी जी देख लो, मोदी जी गुजरात से भी लड़े थे, बनारस से भी लड़े थे ना, लेकिन कहीं ना कहीं का तो होना चाहिए ना। भारत देश में किसी न किसी जगह की वोटर लिस्ट में तो नाम होना चाहिए भाई ना। हाँ, यस, कहीं नाम होना चाहिए। ऐसा ही सेम क्या राज्यसभा के लिए भी है? राज्यसभा के लिए पहले निवास की बाध्यता थी राज्य की, लेकिन अब नहीं है। राज्यसभा के लिए स्टार्टिंग में ये था कि राज्य के ही लोग उस राज्य से राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अब नहीं है। अब राज्यसभा वाला भी कहीं का कहीं से भी लड़ सकता है। क्लियर है, बात समझे? चलिए, तो ये थर्ड वाला क्या है, इसमें राइट स्टेटमेंट। आगे आते हैं। भारत देश में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार आपका कैसा अधिकार है, ये तो बताओ। ये तो इसको पढ़ाते समय भी मैंने इस चीज को बड़ा इंफेसाइज करके बताया था। पढ़ाते समय भी मैंने इस चीज को बड़ा इंफेसाइज करके बताया था कि भाई इसमें अगर सवाल पूछा जाए तो कौन सा राइट आपको लगाना है। फंडामेंटल राइट पढ़ाते समय जब मैं अलग कर रहा था, जो फंडामेंटल राइट पढ़ाते समय मैंने नेचुरल राइट बताए, फंडामेंटल राइट बताए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताए, लीगल राइट बताए, तो वो बताते समय मैंने आपको इंफेसाइज किया था भाई ये कभी भी एग्जाम में आए तो सारा अपना दिमाग मत लगाना और जो मैं बोल रहा हूँ वही लगा देना। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो दिमाग यहां भी मत लगाना। ठीक है, और लगा दो वही डी, और क्या। देख लो, हे नारायण। देखो, इधर ध्यान देना जरा सा। बह गए सब सब बच्चा धाराशायी होता हुआ है। और विपिन सर का एक आध डायलॉग विपिन सर का बताओ जरा। क्या डायलॉग बताओ थोड़ा सा, क्या क्या बोलते हैं? बच्चा है, बच्चा फंसता हुआ है। हाँ, बच्चा फंसता हुआ। हाँ, बच्चा गच्चा खाता हुआ। सरेंडर मारता हुआ। अरे बाप रे बाप, कौन कौन से डायलॉग है भैया? सरेंडर मारता हुआ है। अच्छा, सस्ता नशा भी बोल देते हैं। बच्चा सस्ता नशा वाला, ऐसा भी बोल देते हैं। अरे वाह। चलिए आगे आते हैं। खैर, समझो जरा सा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लीगल राइट्स? देखो, यही तीन पूछा जाता है ना जनरली, इसी तीन में कंफ्यूजन होती है ना, तो कंफ्यूजन दूर कर लो। फंडामेंटल राइट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हो, ऐसे अधिकार जो संविधानों के भाग 3 के द्वारा दिए गए हैं, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी, फंडामेंटल राइट। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? संविधान के भाग 3 में है कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल राइट है, वो मौलिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन से होंगे? जो संविधान में है, संविधान में है लेकिन, ध्यान देना, संविधान में है लेकिन
पार्ट 3 में नहीं है, ठीक है। संविधान में है लेकिन पार्ट 3 में नहीं है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट जो लॉ बनाकर दिए गए हैं, जो कानून बनाकर दिए गए हैं, ठीक है, क्लियर। ऐसे राइट लीगल राइट होते हैं। अब इसमें आप लोग कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सर कुछ ऐसे अधिकार हैं जो संविधान में लिखे हैं लेकिन लिखे जरूर हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो संविधान में लिखी हैं लेकिन मिली आपको कानून बनाकर है। आर यू फॉलोइंग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट मिली आपको कैसे हैं? कानून बनाकर, ठीक है। जैसे ये, ठीक, इसलिए ये क्या है? लीगल राइट। इसीलिए ये लीगल राइट है, यानी विधिक अधिकार है। आप समझ गए? आप कंफ्यूज मत होना इस चीज पे कभी भी। आगे आते हैं। 226 रिट जारी करने का अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट का पावर है। 226 के थ्रू आप कहां जा सकती हो? 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकती हो अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो, ठीक है। नेचुरल राइट ऐसे राइट होते हैं काजल जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, सांस लेने का अधिकार, ठीक है, इस तरह के। 226 के तो खैर तुम्हें लिखना चाहिए था 326, है ना पूनम? तुम 326 लिखने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुमसे 226 लिखो, ऐसा ही कुछ था ना। 226 तो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। चलो, 226 के थ्रू हम डायरेक्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो तो। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा जरा सा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को, ठीक है, सेकंड की भाषा समझा दीजिए। इसमें सेकंड स्टेटमेंट की भाषा, हे देवी कितना तेज पढ़ रही हो प्रीति तुम, अभी हम तो पढ़ ना पाए तो तुम पढ़ ली, तुम पढ़ के बैठ भी गई। अरे पढ़, हमको मास्टर को पढ़ने दो। देखो, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने जाने के लिए मतदान का 50% चाहिए। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अगर किसी को जीतना है, जैसे मान लो अर्जुन क्या है, अर्जुन कैंडिडेट है, इनको जीतना है तो इनको चाहिए 50% +1। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, ठीक है। सुभी तुम समझ गई ना? तुम नहीं अभी बोलोगी सर अंग्रेजी में थोड़ा बोल दिया करिए। तुम समझ गई? तुम समझते रहा करो। तुम हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेट नहीं कर, हिंदी अंग्रेजी तुमसे ट्रांसलेट नहीं होता है, लेकिन यमराज को जो है क्या कहते हैं, तुम, मैंने सुना था तुम एक बार यमराज आया था उसको भी जो है मार के लौटा दी थी। तुम जाओ अभी, हम लोग अभी यहाँ जरूरत नहीं है तुम्हारी, है ना? हाँ, डंडा मार भगा दिया था तुमने यमराज को भी एक बार। ये तुम्हारे बारे में बड़ी फैली हुई खबर है। हिंदी अंग्रेजी जो है नहीं आता तुमको। चलो आगे आते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में जो अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को, मतलब देखो, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो लोकसभा का स्पीकर बनता है वो उस पार्टी का बनेगा जो गवर्नमेंट है, सत्ता वाली पार्टी, है ना? और जो उपाध्यक्ष बनेगा वो अपोजिशन वाला होगा। आप बताना, आप बता लोगे ना? आप बता लोगे ना भैया? अभी भी दिक्कत है? चलो बताना। इसमें ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन इधर लिखा हुआ है, ये देखो। मुंडी हटाएं क्या? बताओ। देखो, ज्यादा दिमाग मत लगा लेना तुम लोग जो टॉपर लोग हैं, उनके लिए खास सलाह है ना? खासकर जो पुराने टॉपर है उनके लिए खास सलाह, ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, नहीं जाओगे इसमें, जान लो। ये सवाल ऐसा है ना, इसमें गिरोगे, इसमें धाराशायी होगे। हाँ, गांधी जी ने महाभारत में लिखा है कि ज्यादा दिमाग लगाने वाले अक्सर जाते हैं। देवांशु, आपके स्क्रीन के नीचे ABCD लिखा होगा, जिस जो आपको पसंद आए सर उस पर आप क्लिक कर दीजिए। वैसे जो आपने बताया है वो गलत है, ठीक है। गए ना आधे लोग? देखो अभी काहे गए, अभी समझ में आएगा। हाँ, इस स्टेटमेंट में ज्यादा चौंधिया रहे थे। देखो, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को 50% चाहिए भैया। हेलो, आर यू फॉलोइंग? 50% चाहिए लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। 50 FPTP सिस्टम चलता है भाई, FPTP, है ना? और FPTP सिस्टम कहता है कि जो सबसे ज्यादा पाएगा वही लेके जाएगा भैंसिया, ठीक है? यानी जो ज्यादा पाएगा वही जीतेगा, ठीक।
यानी 10 कैंडिडेट है, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। 50% का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक। चलो सेकंड पे आते हैं। अध्यक्ष का पद बहुमत वाले को, जो जिस पार्टी की सरकार होती है उसी का स्पीकर होता है ना, जिस पार्टी की सरकार होती है उसी का स्पीकर होता है। हाँ, उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कभी कभी आपने देखा होगा विपक्ष का भी हो जाता है। ये कहीं लिखा है क्या संविधान में? कहीं लिखा है क्या संविधान में? दिस इज परंपरा, दिस इज ट्रेडिशन, है ना। ये एक संसदीय परंपरा है जो डेवलप हो गई, संविधान में कहीं नहीं लिखा है ये सब, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा था? यहाँ लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। आप समझ गए? इसलिए दोनों स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग, और ना तो एक सही होगा ना तो दो सही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये चीज मेंशन नहीं है। आप समझ गए मेरे भाई? चलो आगे आते हैं अगले सवाल के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। अच्छा, हम खुद पता ही नहीं था, तुम लोग को पता है क्या? संघ का जो होम मिनिस्ट्री आम चुनाव उपचुनाव दो हैं, गृह मंत्रालय जनरल इलेक्शन उपचुनाव और दोनों चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। अरे वाह, गुड। इलेक्शन कमीशन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय संबंधित विवाद को निपटाता है। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, विवाद, चाचा भतीजा विवाद, है ना। एक बड़ा एक बड़ा फेमस विवाद था उत्तर प्रदेश का, चाचा भतीजा विवाद। साइकिलिया हमको चाहिए, साइकिलिया हमको चाहिए। आखिर साइकिलिया किसको मिली? आप लोग अब इससे बड़ा हिंट नहीं देंगे अब, ठीक है। चलिए लगाइए। उत्तर मत बताओ ना भैया, हम उत्तर बताएंगे। अब तुम क्या कर लोगे ये बताओ? हम सारा उत्तर बता देंगे, तुम कुछ कर सकते हो? बताओ। का कर लोगे, है ना। बोलो, हम उत्तर बताएंगे। अच्छा ना, का करोगे? अच्छा, का कर लोगे नहीं, और तुम मतलब और उसको तुम थोड़ा सा लोफड़ो वाली स्टाइल में बता दो, है। मतलब हमने थोड़ा लोफड़पंथी करने की कोशिश की, तुमने उसमें और नहीं नहीं गुरुजी इस तरह नहीं, का करोगे तुम। हे, हे देवियों और सज्जनों, हाँ, अगर हम थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं उंगली पकड़ाते हैं, तुम लोग एकदम, तो चलो अब आप चल ही रहे हैं। हाँ, खैर इधर देखो, ध्यान देना। पहला क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है शुरुआत में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो भारत का जो इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल मेंबर बॉडी था, ठीक है। सिंगल मेंबर बॉडी मतलब एक सदस्यीय निकाय था। लेकिन जब निर्वाचन आयोग के ऊपर बर्डन बढ़ा, जब 21 साल से वोट देने वालों की संख्या 21 साल की उम्र से जब 18 साल कर दिया गया, है ना, 21 साल से जब 18 साल कर दिया गया, तब एक तरीके से निर्वाचन आयोग पर बर्डन बढ़ा, और तब निर्वाचन आयोग 3 मेंबर की बॉडी बन गई। यानी इस समय हमारे भारत देश में इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है। कितने मेंबर बॉडी है? 3 मेंबर बॉडी है, यानी 3 सदस्यीय निकाय है। इस 3 में जो सीनियर होता है उसको हम कहते हैं सीईसी, है ना। इसी 3 में एक सीईसी होता है। अब आप ही लोग बताइए कि इस समय सीईसी कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दूसरा कह रहा है कि संघ का होम मिनिस्ट्री आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम तैयार करता है। नहीं सर, ये होम मिनिस्ट्री नहीं तैयार करता है ये सब, है ना। ये सब काम इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। ये सब काम जो है क्या कहते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराना, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम है। थर्ड क्या कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों के विभाजन बिल है। हाँ भैया, ये इसीलिए ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन कृपया ध्यान दें, इसीलिए इसीलिए इलेक्शन कमीशन को हाफ जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को अर्ध न्यायिक निकाय कहा जाता है, क्योंकि ये चाचा विवाद निपटा रहे हैं। कौन सा विवाद? पार्टी विभाजन हो जाए उसका विवाद, पार्टी मर्जिंग का विवाद, चुनाव चिन्ह, वो कह रहा है हमको साइकिलिया चाहिए, वो कह रहा है हमको साइकिलिया चाहिए, इसका विवाद। इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक निकाय कहा जाता है। अर्ध न्यायिक निकाय यानी हाफ जुडिशियल बॉडी, यानी ऐसी बॉडी जो पूर्णतः न्यायिक कार्य नहीं करती है बल्कि कुछ मामलों में न्यायिक कार्य करती है ना भैया। जो पूरी तरीके से न्यायिक कार्य न करे
बल्कि थोड़े थोड़े मामलों में न्यायिक कार्य करे, ऐसी बॉडी को हम हाफ जुडिशियल बॉडी कहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो मूल काम है वो क्या है? वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना है, लेकिन लेकिन वो कुछ मामलों में ये न्यायिक कार्य भी करती है। आप समझ गए? ये स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद भारत देश में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जुडिशियल रिव्यू? क्या मतलब है भैया? ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं है ना? ये तो बहुत ही सरल सवाल है, आज का सबसे सरल सवाल। कह रहा है कि राइट टू जुडिशियरी टू प्रोमलगेट द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का अधिकार, सभी एक्ट या राष्ट्रपति के द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व रिव्यू करने का राइट, न्यायपालिका। इधर पढ़ो ना प्रीति, इधर पढ़ो, इधर देवी, इधर पढ़ो, इधर। हाँ, इंग्लैंड में इंटर्नशिप करने गई थी ना तुम? इधर पढ़ो, आओ इधर, आओ इधर पढ़ लो। हाँ हाँ, तुम्हारे कैंप लगाते थे, ब्रिटिशर जब आते थे तुम्हारे घर के बगल, तुमको ढेर सारी अंग्रेजी सिखा गए। यहाँ पढ़ो चुपचाप बगल में। वो छोटा है अंग्रेजी वाला, हाँ वो छोटा है, तो ये इतना 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 बड़ा चश्मा काहे लिए लगाती हो? हाँ चलो, आज क्या खा के आए हैं? आज हम खाए ही नहीं है कुछ। आज यही तो बात है कि अभी तक खाना नहीं मिला है, इसीलिए तो दिक्कत है। खैर बताइए। पोल चाहिए? अरे ये भड़ास थोड़ी ना है यार, ये प्रेम है भाई, इसको भड़ास कहते हैं। सत्येंद्र, तुम मुद्दे भटका रहे हो, ठीक है? तुम मुद्दे को जो है क्या कहते हैं, गलत जगह लेके जा रहे हो, ठीक है? मुद्दे को बहुत भटका रहे हो। भड़ास नहीं है भैया ये, भड़ास नहीं। हाँ, आज ढेर सारी दवाई लेके आए हैं, आज डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने ढेर सारी बीमारियां हमको बता दी हैं, और इतना मतलब एक झोला भर के दवाई दवाई दी है आज हमको। और हम सब उसको जो है 3 बार, इधर एक गोली, इधर एक गोली, इधर एक गोली, इधर, ठीक है? सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं तो ठीक है, उसको काजल छोड़ दो, और यहाँ जो मैं ये समझा रहा हूँ ये समझो। जुडिशियल रिव्यू हमारे भारत देश में हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक ऐसा अधिकार है, ऐसे समझना, ऐसे सुनो, जैसे भाषण सुनो, जैसे भाषण सुनते हो ना, बिग बॉस में बिग बॉस बोलते हैं ना, हाँ, तो बिग बॉस आपको बता रहे हैं कि हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसा अधिकार है जिसकी वजह से भारत देश की जुडिशरी विश्व के ताकतवर जुडिशरी में एक कही जाती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि हायर जुडिशरी की पावर टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी ऑर्डर, किसी भी आदेश या किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। संवैधानिक वैधता मतलब कि पर्टिकुलर इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, कि भैया ये जो बना है ये संविधान के पक्ष में है कि संविधान के पक्ष में नहीं है। इस बात का अधिकार हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। इसी पावर को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है? और अगर इनको लगता है कि पर्टिकुलर थिंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसे वो स्टेप डाउन कर सकती है, यानी उसे वो शून्य कर सकती है। आप समझ गए? समझे? आप समझ गए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जुडिशियल रिव्यू? क्या मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू का? यस, ठीक। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अर्जुन तुम काहे कह रहे हो यस सर? तुमको बोलने कोई अधिकार नहीं है। जब से पॉलिटी की क्वेश्चन वाली क्लास चल रही है तब से तुम लगातार बने हुए हो, है ना? तब से तुम लगातार बने हुए हो। तुम तो ये ना ही बोलो। अगर तुम नो सर बोल, आप तू तो कहा तुमने यस सर बोला, तुमने नो सर बोला होता तो हम तो तुमको ब्लॉक कर देते, क्योंकि तुम जब से हम अकेडमी में पढ़ा रहे तब से तुम लगातार बने हुए हो, ठीक है? तो तुमको तो भाई, तुम तो टॉपर हो ही, बहुत दिन से पढ़, तुमको सब आता है, तो इसलिए तुम चुपचाप पढ़ो।
अपने निर्णयों वाला कहलाता है रिव्यूइंग जुरिस्डिक्शन। अर्पिता, आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने निर्णय को पलट देता है ना, वो उसका कहलाता है स्वयं के निर्णय को पलटने, यानी समीक्षाकारी न्यायाधिकार। ठीक है, पुनर्वाविलेखन का न्यायाधिकार कहलाता है। 129 नहीं सत्येंद्र, 129 है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, 137 है वो। हम तो स्टार्ट किए, सारे विकेट गिर रहे। चलो, राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? वाह, बहुत बेहतरीन सवाल है सर, बहुत बेहतरीन सवाल है ना, बहुत बेहतरीन। चलो, बताओ भाई। देखो, 356 जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वही बता पाएगा। 356 जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा वही बता पाएगा। 352, 356 और 360 पढ़ाते समय मैंने ये बताया था। ठीक, और मैंने एक चीज बताई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी बताई थी मैंने। ठीक है, एसआर बोम्मई केस, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी बताई थी, और मैंने कहा था कि जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो कौन सी ऐसी बात है जो तुरंत होना जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगता है तो कौन सी ऐसी बात है जो तुरंत होना जरूरी नहीं है। हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है, तो उस बात का भी ध्यान रखना होगा यहां पर। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पढ़ेंगे आगे, और जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो है ही है। और अतुल, अगर बहुत तेजी से अगर किसी को पढ़ना तब भी आप लोग पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मेरे इतने बैचेज हैं मेरे भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं जब से अनअकैडमी में आया हूँ तब से कम 15-20 बैच पढ़ा चुके हैं, तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने प्लस पे नहीं पढ़ाया हो आज तक, सब पढ़ाए हैं, है ना। हो सकता है किसी बैच में जो कम हुआ तो दूसरी बैच में पूरा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए सब पढ़ा है, सब पढ़ा हुआ रिकॉर्डेड, सब कुछ भी देख सकते हो आप जाके। चलो ध्यान दो इधर, तो और बताओ इसमें कौन सा होगा। परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, बहुत ध्यान से बताना, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा टेस्ट मैच खेलना है, खेलो भैया, टेस्ट मैच खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 2020 खेलो, चाहे टेस्ट खेलो। जब तक वर्ल्ड कप जीत न जाओ तब तक लगे रहो, बस यही है। कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, कुछ भी खेलो अपने आप सीख जाओगे, है ना। खेलते खेलते अपने आप आदमी सीख जाता है कि कौन से में हमको फायदा है, टेस्ट में, 2020 में। बस लगे रहना होता है, बस कंटिन्यूटी नहीं बिगड़नी चाहिए, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूटी नहीं बिगड़नी चाहिए, और दूसरी चीज सिलेबस से भागना नहीं चाहिए, और तीसरी चीज पीएचडी करने पे उतारू नहीं होना चाहिए। सिलेबस से नहीं भागना है, पीएचडी करने पे उतारू नहीं होना है, और कंटिन्यूटी बनी रहनी है, और जो पढ़ना है उसका आउटपुट निकलना है। अगर 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे में क्या पढ़े उसका आउटपुट निकलना चाहिए, बस यही 3 चीजें हैं। इस 3 चीजों को अगर दिमाग में रख के तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर हनुमान जी अगर आके बोलेंगे कि वत्स आपका नहीं हो पाएगा, तो आप हनुमान जी से बोलिएगा, देखिए प्रभु ऐसा है, आपका बहुत सम्मान है, लेकिन होगा तो अब की बार हमारा जरूर, जहां जोन हो जाए। ठीक है, चलो खैर। तो यहां समझिएगा, अगर अगर किसी भी राज्य में 356 लगता है, ठीक है, किसी भी राज्य में अगर मान लो 356 लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, तो अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो पावर सेंट्रलाइज हो जाती है ना। शक्ति पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगी। तो ये मंत्री परिषद तो चली ही गई हो, ये तो तुरंत तुरंत, अरे भाई राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब ही क्या है, अगर मंत्री परिषद बनी रहे तो। योगी सरकार अगर सरकार ही बनी रहे तो क्या फायदा, तो सरकार तो तुरंत गए हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो तुरंत चले जाएगा। लेकिन विधानसभा का क्या खेल है? विधानसभा का खेल ये है कि इसमें विधानसभा का तुरंत तुरंत भंग करना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा है कि अगर 356 किसी राज्य में लगता है तो बताओ उसे संसद में कितने दिन में पारित होना होता है, कितने दिन में संसद में पारित होना जरूरी है? 2 महीने के भीतर। ठीक है, वेरी गुड, 2 महीने के भीतर उसे संसद में पारित होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पारित हो जाए तब विधानसभा आप डिजोल्व करो, उससे पहले आप विधानसभा मत डिजोल्व करो, क्योंकि इसका मिसयूज करते थे लोग विधानसभा भंग कर देते थे, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुझे लगा कि तुम लोगों ने गलत किया है ना, तो जान लो फिर से मैं विधानसभा रिस्टोर कर दूंगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक संसद में पारित नहीं हो जाता है आपका राष्ट्रपति शासन, अगर मान लो किसी भी राज्य में आपने राष्ट्रपति शासन लगाया और वो बात की परमिशन जब तक पार्लियामेंट ना दे दे तब तक असेंबली डिजोल्व करने की मत सोचना। ठीक है, असेंबली जो है शुरुआत में डिजोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये तो फर्जी लिखा हुआ है, लोकल गवर्नमेंट क्यों डिजोल्व होगी भाई, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने से लोकल गवर्नमेंट का क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो ये फर्स्ट एंड थर्ड होगा इसमें, राइट।
और कभी भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो तुरंत डिसॉल्व हो जाती है। आप समझे? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन, फंडामेंटल राइट है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन आता है बताओ? ये तो बहुत सरल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब 23, 24। अब भी ना बता पाए बेकार है फिर, है ना? अब भी ना बता पाए बेकार है। आर्टिकल 23, 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब इसमें ढूंढो कौन सा 23, 24 है। पोल देखिए जरा समझिएगा, एक ही में दो ऑप्शन थे बस। ये मानव व्यापार है ना, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत आर्टिकल 17, ठीक। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 29, कारखानों और खदानों में बच्चों का आर्टिकल 24, ठीक। तो एक बात बताओ, समानता का अधिकार, देखो 6 फंडामेंटल राइट पढ़ते हो ना, पहला 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29, 30 अल्पसंख्यक है ना, सांस्कृतिक और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और 32 रेमेडी यानी उपचार। ये 6 प्रकार के आपके क्या हैं, 6 भाग में फंडामेंटल राइट को कैटेगराइज किया गया है यानी विभाजित किया गया है, ठीक। तो इसमें ये तो समानता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 है, तो इसमें कौन सा होगा? ये वाला होगा और ये वाला होगा। ये क्या है? ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में जाएगा, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार में जाएगा। ये किस में जाएगा? ये समानता के अधिकार में जाएगा, है ना, क्योंकि 14 से लेकर 18 तक में क्या है? समानता है। क्लियर है? और ये 23 और 24, इसलिए कौन सा सही होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट। अभी डायरेक्ट आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट में बताया ही था आपको, प्लस क्लास में पढ़ाया। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा और लगता है कि थ्योरी क्लास पढ़नी है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, सिविल सर्विसेज का मन बनाया है और आपको थोड़ी बहुत तैयारी है, लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने की जरूरत है, तो आप सर अकेडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर मेरे थ्योरी कोर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों से फीडबैक ले लीजिएगा, अगर उन्हें लगता है कि आप सीख सकते हैं मेरे से तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को। इस रेफरल कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रमोशन कैसा था? चलो ये बताइएगा। बढ़िया था, हाँ बढ़िया था, चलो ठीक ठीक। चलो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं? ये बताओ भाई, कौन सी संघ राज्य पद्धति, मतलब भारत की जो इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। ये तो सब लोग पढ़े हो, ये मत बोलना कि हम नहीं पढ़े, ये सब पढ़े हैं, ये सब पढ़े हैं। हर व्यक्ति, नया पुराना, अभी वाला, पहले वाला, बाद वाला, सब पढ़ा है। तो अब की बार हम ये नहीं सुनेंगे कि हम नहीं पढ़े हैं। हाँ ऋषभ तुम भी पढ़े हो। भारतीय संघ की विशेषता नहीं है। हमहू पढ़े न है तो ठीक है, तो सही सही लगाया फिर, तुम पढ़े न तो। पूछ रहा है विशेषता नहीं है, ये भी ध्यान देना। ये गलत है तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो। ये क्यों सही? स्वतंत्र न्यायपालिका तो फेडरल सिस्टम में जरूरी है भाई। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी आशीष तो विवाद कैसे सुलझाएगी मेरे भैया? अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो केंद्र राज्य के बीच में विवाद कैसे सुलझाएगी? यूएस में भी तो स्वतंत्र न्यायपालिका है ना। हाँ अच्छा, केंद्र, ये तो मतलब ही होता है फेडरलिज्म का, है ना, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, इसी को तो फेडरल कहते ही है। बड़े आए बताने समझाने, ये तो मतलब ही है फेडरल का। हाँ तो ये तो ठीक है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान, जैसे समझो पूनम, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है बच्चा, और राज्यसभा
राज्यों को रिप्रेजेंट करती है ना। और फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जहां केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी अस्तित्व हो, और राज्यसभा राज्यों को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए राज्यसभा फेडरलिज्म को रिफ्लेक्ट करती है ना। केंद्र में 2 सदन है, बाई कैमरलिज्म है, द्विसदनीय विधायिका है। अब केंद्र में द्विसदनीय विधायिका है, एक सदन जनता को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा सदन राज्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए ये कहा जाता है कि ये राज्यसभा फेडरलिज्म को रिफ्लेक्ट करती है। समझ गई। अब ये जो लिखा असमान प्रतिनिधित्व, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में सीनेट जो है, अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो अमेरिका में हर राज्य को 2 सीटें सीनेट में मिली हैं। तो यहां कहा जाता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यहां है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी समान प्रतिनिधित्व। ठीक है। और भारत देश में क्या है? भारत देश में उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटें 31 हैं, अदर स्टेट की राज्यसभा की सीटें अलग हैं। यानी भारत देश में क्या है कि राज्यसभा की अलग अलग राज्यों की सीटें अलग अलग हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? इसीलिए असमान प्रतिनिधित्व कहा गया। और ये फेडरलिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी फेडरलिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये भी फेडरलिज्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, क्या इंडियन फेडरलिज्म क्या किसी सहमति का, भारत समझौते के तहत भारत बना है क्या? अलग अलग राज्य आपस में मिलते हैं, मिलके समझौता करते हैं और कुरकुरे खाते हैं, कुरकुरे खा के एक देश बनाते हैं अमेरिका की तरह। क्या अमेरिका की तरह भारत का निर्माण हुआ है? ये अलग अलग राज्य आपस में मिलके एक देश का निर्माण करते हैं? नहीं। भारत पहले एक देश है जिसमें अलग अलग राज्य हैं। भारत पहले एक देश है जिसमें अलग अलग राज्य हैं। भारत एक शरीर है, जिस तरह शरीर से शरीर के अंगों को नहीं अलग किया जा सकता है, वैसे भारत से भारत के राज्यों को नहीं अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये क्या है भैया? बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? इसको छोड़ दो तुम लोग, है ना। ये बटलर कमेटी, उसमें कुछ मिसप्रिंट है। चलो ये बताओ, ये अच्छा सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द, हाँ, सबसे सबसे इसमें चारों में जो है क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट पॉसिबल आपको ढूंढना है ना। सबसे बेस्ट पॉसिबल कह रहा है कि लोकतंत्र का सबसे उत्कृष्ट गुण कौन सा है कि वह क्रियाशील बनाता है। डेमोक्रेसी किस चीज को क्रियाशील बनाती है? कार्यपालिका के नेतृत्व को, गतिशीलता दो। बेस्ट पॉसिबल बनाना है, बताना है भैया, ध्यान देना, बेस्ट पॉसिबल। डेमोक्रेसी से क्या है? डेमोक्रेसी में अधिकार मिलते हैं सर आपको, है ना, राइट्स मिलते हैं। जहां डेमोक्रेसी होती है वहां अधिकार होते हैं, और अधिकार गारंटीड होते हैं। और अधिकार क्यों होते हैं, है ना, क्या करना चाहते हैं वो, व्हाट इज द मोटो बिहाइंड द राइट्स। ये अगर आप इस बात का जवाब आपके पास होगा ना, तो आप इसका जवाब आसानी से दे लेंगे। फंडामेंटल राइट जिस दिन शुरू करते हैं, पहले दिन और शुरुआती 5 मिनट में इस सवाल का जवाब मैं बताता हूं। मौलिक अधिकार पढ़ाने के पहले 5 मिनट में इस सवाल का जवाब मैं बताता हूं। अगर जिन्होंने पढ़ा होगा वो चैप्टर, उनको पता होगा। अच्छा, आज बहुत हैप्पी हैप्पी लग रही है। सारे सही हो रहे हैं क्या तुम्हारे? सही है तुम्हारे जो है, अगर सारे सही हो रहे हैं, हाँ पोल ठीक है, पोल में दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमको बोल रही है। अच्छा, अच्छा, मैं मुझे हमने सोचा कि आज तुम्हारे सारे सही हो रहे हैं, वही हमने सोचा कि तुम तो अभी छोटी सी हो, तुमने इतना जल्दी सीख लिया, तो इसका मतलब ये इंस्पायरेशन है ना। हम्म। हाँ, छोटी सी का मतलब उम्र में। हाँ, माइनर चिल्ड्रन होते हैं ना, जो है नाबालिग बच्चे, 18 साल से कम आयु जिनकी होती है। ठीक है, 18 साल से कम आयु जिनकी होती है, तो पल्लवी उसमें आती है, छोटी सी अभी। तो अगर ऐसे में अगर आप सीख जा रहे हो, तो इसका मतलब ये इंस्पायरेशन है। ठीक है, ये एक अच्छी इंस्पायरेशन है। खैर, सीख भी रही है, उसको 80% के आसपास सीख भी गई है। बेइज्जती के मोड में नहीं है, ये अच्छी चीज है। ये मैंने अच्छी चीज, तुम लोग हर चीज को नेगेटिव लेते हो। भैया बी पॉजिटिव, है ना, हर चीज को नेगेटिव मत लिया करो भाई, हर चीज को नेगेटिव मत लिया करो, वो सच में बहुत छोटी है। चलो, एक दिन उसने स्टेटस लगाया था कि एक दिन स्टेटस उसने क्या किया था पता है? कि आज डॉल के कपड़े खरीदने जा रहे हैं अपने। अब सोचो,
ये हुई बेइज्जती। नहीं नहीं नहीं, ये बेइज्जती नहीं थी। आप लोग चलो आगे आते आगे। भैया देखो, डेमोक्रेसी अगर जहां होता है तो वहां अधिकार होता है, ठीक है। जहां डेमोक्रेसी है वहां राइट्स हैं, जहां राइट्स हैं, राइट्स क्यों दिए जाते हैं? किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। और लोकतंत्र में सर, लोकतंत्र में अधिकार सबसे मेजर कंपोनेंट होता है। अगर किसी भी डेमोक्रेसी में आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पुरुषों और महिलाओं के बुद्धि और चरित्र को एक तरीके से क्रियाशील बनाता है कि नहीं? डेमोक्रेसी में आपके पास क्या रहता है? आपके पास अधिकार रहता है कि आप किसे चुने, है ना भैया? डेमोक्रेसी में आपके पास अधिकार रहता है कि आप किसे चुने। अगर आप किसे चुने ये अधिकार रहता है तो जाहिर सी बात है आपके बुद्धि और चरित्र को ये क्या बनाएगा? क्रियाशील बनाएगा ना भाई। अरे बुद्धिया क्रियाशील बनाएगी कि नहीं लोकतंत्र की? पहली बार चुनोगे तो कुछ नहीं करेगा आपके लिए, है ना। पहली बार चुन के भेजोगे, पता चला सारा पैसा खा गया, एक सड़क भी ग्राम प्रधान नहीं बनवाया, सारा पैसा खा गया, एक खड़ंजा नहीं बनवाया, ठीक है। अगली बार बुद्धि क्रियाशील होगी, है ना। अगली बार बुद्धि में, अब की बार इसको वोट नहीं देंगे, ये सारा पैसा खा गया, कुछ नहीं बनवाया, तो अगली बार क्या करोगे? अगली बार अपनी बुद्धि को और क्रियाशील बनाते हुए वोट करोगे। दिस इज द लोकतंत्र सर, दिस इज द डेमोक्रेसी। आप समझ गए? हाँ, ये लोकतंत्र है। चलिए आगे आते हैं। भारत के संदर्भ में छुट्टी में क्वेश्चन कलेक्शन कर रहे थे क्या आप? छुट्टी बेस्ट पॉसिबल था बंदना, ठीक है। यहां पर इसमें ये क्रियाशील बनाता है ना। तो क्रियाशील इसमें ये नहीं पूछा गया था ना। गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त अगर कोई व्यक्ति है तो उसको क्रियाशील बना के क्या करोगे, है ना। इसलिए पहला वाला सही है, इसलिए पहला वाला सही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में सही संबंध? बताओ बताओ बताओ, ये बहुत बढ़िया है। इसके लिए इतना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, इतना अच्छा अच्छा आपको एग्जाम्पल बताया, फिर भी ना बता पाए, बेकार है ना। मोटरसाइकिल वाला एग्जाम्पल बताया है ना। सब्जी खरीदने वाला एग्जाम्पल बताया है। अधिकार वो होते हैं, खासकर देश में अधिकार वो होते हैं जिन्हें हम राज्य से क्लेम करते हैं, जिन पर हम दावा ठोकते हैं। और रीजनेबल दावा, तार्किक दावा होना चाहिए, नहीं कह दो कि नहीं मर्डर करने का अधिकार चाहिए हमको, है ना। जो तार्किक दावे होते हैं उन्हीं को हम अधिकार कहते हैं, उन्हीं को हम राइट्स कहते हैं। अब आप समझ लो, आप अपने घर का एग्जांपल लो। आपने पापा को आपने दावा ठोका कि हेलो पापा, मैं अब ग्रेजुएट हो गया हूं, हमको मोटरसाइकिल दिला दो। आप, हमारा अधिकार है मोटरसाइकिल पाना। तुम चलते हो कार से, घर में आते हो, पान खाने जाना होता तो मोटरसाइकिल जाते हो। हमारे लिए भी कुछ चाहिए, हमको भी चाहिए मोटरसाइकिल, अब हम हो गए बड़े, ठीक है। तो आप अपने अधिकार मांग रहे हो उनसे ना, क्लेम कर रहे हो पापा से। तो भाई अगर आप पापा से अधिकार की उम्मीद करते हो, तो पापा अगर कह रहे हैं कि बेटवा एक दिन एक सब्जी ला दो, एक झोला, तब तो तुम नहीं ले जा रहे हो। कह रहे अच्छा चलो रोज शाम को तुम सब्जी ला दिए, तब हम सब्जी नहीं लाने जाएंगे, ठीक है, तब तो पापा जाएं। तो भाई अगर अधिकारों के लिए क्लेम कर रहे हो भाई, तो कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए आपके। हाँ, तो अगर आप समाज से अधिकार के लिए दावा ठोकते हो, राज्य से अधिकार के लिए दावा ठोकते हो, समाज से अगर आप अधिकार के लिए दावा ठोकते हो, तो समाज के प्रति आपके कर्तव्य भी तो होने चाहिए। अगर आप ये कहते हो क्लीन इन्वायरमेंट का राइट अगर आप स्टेट से मांगते हो, तो आप भी तो कूड़ेदान में कमला पसंद डालो, खाओ तो भैया। आप भी तो जो है क्या कहते हैं, केले छिलका डस्टबिन में फेंको, आप भी तो पोल्यूशन कम करो, आप भी तो बताओ। इसीलिए अधिकार और कर्तव्य ये दोनों एक दूसरे के से सह संबंधित होते हैं, है ना। अगर आप अधिकारों के लिए दावा ठोकते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसीलिए भारतीय संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया था, इसीलिए भारतीय संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया था, और उसमें रखी गई थी आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। समझ गए? हाँ, आशीष कह रहे हैं यो, अब समझे, अभी तक नहीं समझे थे तुम। अभी तक जब जब हम प्लस क्लास में पढ़ा रहे थे तब तुम उधर मिसयूज जवाब दे रहे थे, तब नहीं समझे थे।
आप समझ में आया इनको? यो आप समझ में आया क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी कब जो क्यों जोड़ी गई? हाँ भैया देखो, इसीलिए संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई आपके कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए। खैर चलिए, अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं कि किस टाइम आप चाहते हैं, किस समय आप चाहते हैं अपनी क्लास ये वाली। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से साथ संबंधित होते हैं। कोई समय बताओ, 4 से 5 दिन में, शाम को। यार कोई सुबह का टाइम बताओ, सुबह का टाइम कहे नहीं बताते हो? 10 बजे सुबह का 9:30 से 10:30 बजे का टाइम कैसा है? सुबह विपिन सर की क्लास का एक शेड्यूल मुझे बताओ, कितने कितने बजे होती है, फिर उसी हिसाब से बताएं। विपिन सर की क्लास कितने बजे होती है? 8। 9 से 10:30 होती है, 9 से 10:30 होती है ना? 8 से 9 स्पेशल होती है और 9 से 10:30 प्लस होती है। अच्छा ठीक, ओके, उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है? उसी हिसाब डिसाइड करके बताया जाएगा। चलिए, इवनिंग में देखेंगे, इवनिंग या मॉर्निंग जब भी होगा आपको बता देंगे। मेरे पास 2 टाइम सजेशन आ रहे हैं, एक टाइम 11 का आ रहा है, एक टाइम 4 का आ रहा है। 2 सजेशन आ रहा है, तो इसी दोनों पे विचार किया जाएगा, है ना? 2 टाइम का सजेशन है। देखते हैं, भारतीय संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? काहे न पूछे भाई, हमारे संविधान निर्माताओं का दिमाग संविधान की किस जगह पर रिफ्लेक्ट होता है, ये पूछने से तुम हमको मना कर सकते हो? हाँ बोलो, तुम्हारे पास ये अधिकार कहां से आया? तुमको ये अधिकार किसने दिया? तुम हमको ये पूछने से मना कर दो कि हमारे संविधान निर्माताओं का मन मस्तिष्क संविधान में कहां प्रतिबिंबित होता है? कौन सी चीज पढ़ के ये दिखाई पड़ेगा? चलो बताइएगा भैया, 11 से क्लास है, तुमको सोना होना नहीं रहता देवी, तुमको 11 क्लास है तुम्हारी, रतिया भर दिना भर क्लास पढ़ा करो, पढ़ा करो। टेक्स्ट बुक पढ़ने पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक? इसमें भी जो है दिक्कत हो रही है, बताओ। उद्देशिका भैया, प्रियम्बल कितनी बार पढ़ाया था कि प्रियम्बल में संविधान निर्माताओं का मन मस्तिष्क प्रतिबिंबित होता है। प्रियम्बल, प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक है? मॉर्निंग में कर लें, देखेंगे मोनिका, अब ये डिपेंड करेगा मेरे ऊपर कि मैं अपनी कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे। देखो तुम लोग 13 ही क्वेश्चन हो पाया, 15 क्वेश्चन का टारगेट था, लेकिन हो पाया 13 क्वेश्चन ही। खैर चलिए कोई बात नहीं, अगली बार टारगेट पूरा करेंगे। कात्यायनी, बड़े दिन बाद आप टॉप की हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस लिस्ट में आई, ठीक है? राधा, चलो तुम तो पहले की टॉपर हो, अंतु भी पहले की टॉपर, अर्जुन इस लीडर बोर्ड से निकलोगे भाई कभी, ठीक? चलो शुभकामनाएं कि जीवन भर इसी लीडर बोर्ड में बने रहो, और पीसीएस का जो रिजल्ट आए उसमें भी भाई तुम लीडर बोर्ड में रहो, ठीक? श्री, बधाई आपको भी, आप भी पुराने टॉपर हैं। हाँ, नए नाम कुछ जुड़े हैं लीडर बोर्ड में, आशीष, रामजी भाई भी हमारे पुराने टॉपर ही हैं, अमित भी पुराने टॉपर हैं, प्रांजलि भी पुराने टॉपर, अतुल, आशीष और कात्यायनी, इन तीनों लोगों का नया नाम जुड़ा है। आप लोगों को मेरी तरफ से बधाई, आप लोग खूब खुश रहिए और ऐसे ही अपना स्थान बनाए रखिए। और यहाँ स्थान बनाने से कोई प्रतिभा का खास परिचय नहीं होता है। हाँ, मेरे नज़र में आता है कि आप लोग प्रतिभाशाली हैं, आपके अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन अपने वो 2 घंटे दीजिएगा अच्छे से, जहाँ पर आपको अपनी असली प्रतिभा दिखानी है। और मैं मेरी तरफ से आपको शुभकामना कि आप लोग वहाँ भी अच्छा करें, आप लोग वहां भी अच्छा करें, और लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे जब लिस्ट चिपके और उस लिस्ट में आपका ऐसा ही स्थान आए, ऐसी मैं भगवान से दुआ करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और खूब आगे बढ़िए, है ना? जीवन में उन्नति करिए, प्रगति करिए और समाज के विकास में माध्यम बनिए और अपना योगदान दीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको प्लस का कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। शुभ रात्रि।